मैं दुबई में नौकरी करता था। एक दिन एक अरबी शेख मुझे अपने साथ अपने घर ले गया और बोला, आज से तो मेरी माजूर बीवी की खिदमत करेगा। उसके बदले वो मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था। मैं खुशी खुशी राजी हो गया, रोज उसकी माजूर बीवी की खिदमत करता। एक दिन उसकी बीवी ने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरी मदद करो, वो आदमी मुझे बहुत मारता है। मैंने इससे कहा, वो तो तुम्हारा शौहर है, मगर इस औरत ने मुझे जो कुछ बताया उसने मेरे रूंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि वो औरत तो बेटा देख, तेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 3 लाख लगेंगे। तेरे पास पैसे हैं तो भेज दे। हमारे पास तो कोई पैसे नहीं हैं। जितनी जल्दी हो सके पैसों का बंदोबस्त कर दे। तेरी बहन की शादी भी करनी है और तेरा छोटा भाई वो अपना कारोबार करना चाहता। अम्मा मुझे हमेशा की तरह नए नए खर्चे बता रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है, मैं बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। जब पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा तो आपको फोन कर दूंगा। ये कहकर मैं दिल्ली से फोन एक साइड पर रख दिया। हर हफ्ते में अपने घर कॉल सिर्फ इसलिए करता था ताकि उनकी खैरियत जान सकूं और अपना हाल बता सकूं। लेकिन इस 15 मिनट की कॉल में हर कोई अपनी अपनी फरमाश मेरे सामने रख देता था। कभी किसी ने मुझसे पूछा नहीं था कि तुम कैसे हो, वहां कैसे रह रहे हो, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही। बस सबको लगता था कि बाहर की कमाई काफी ज्यादा होती है और वहां बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी मुयस्सर होती है। हालांकि हकीकत इससे कोसों दूर थी। जब मैं पहली बार दुबई आया था तब से लेकर अब तक बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। पहले कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद बहुत ही मुश्किल से जाकर नौकरी मिली थी। इतनी तनख्वाह नहीं थी मेरी कि यहाँ पर किसी महंगी जगह पर रह सकता। इसलिए 2 कमरे के छोटे से फ्लैट में अपने 5 दोस्तों के साथ रह रहा था। हमें एक साथ रहने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मैं दो जगह पर नौकरी करता और फिर कहीं जाकर मेरे पास महीने के आखिर में 80 या 90 हजार रुपए जमा हो पाते थे। मैं थोड़े से पैसे अपने खर्चे के लिए रखकर बाकी सारे घर भिजवा देता, लेकिन सब शको करते कि तुम हमें सारे पैसे नहीं भिजवाते बल्कि ज्यादा अपने पास रखते और थोड़े से भेजते हो। अम्मा हमेशा कहती थी कि फला खर्चा है, फला खर्चा है, तुम्हें अपने बहन भाइयों का ध्यान नहीं है, बाप बीमार है, ये सब, और तुम जानबूझकर पैसे छुपा कर रख रहे हो। ये सब सुनकर मेरा दिल दुख से भर जाता था, क्योंकि मैं यहां जितनी मुश्किल से जी रहा था वो मुझे ही पता था। सिर्फ मैं ही नहीं, यहां रहने वाले हर परदेसी की यही दास्तान थी। सारे रिश्तेदार यही समझते कि हम यहां रहकर बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, मगर हकीकत में तो हम यहां धक्के खा रहे थे। कभी कभी दिल करता था कि वापस पाकिस्तान चला जाऊं, लेकिन एक तरफ हकीकत ये भी है कि जब पीछे हमारे खानदान वालों को बाहर की कमाई की आदत लग जाती है तो वो हरगिज नहीं चाहते कि हम अपनी मुश्किलात छोड़कर वापस अपने वतन आ जाएं। मेरे छोटे भाई ने पहले भी कई बार कारोबार के नाम पर मुझसे पैसा लिया। मैंने इतनी मुश्किलों से पैसे जमा करके उसे भिजवाए और उसने उधर उधर उड़ा दिया और हमेशा कहता कि कारोबार डूब गया, हालांकि वो उन पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा देता था। मैं अब्बा के इलाज के लिए हर महीने अच्छे खासे पैसे अलग से भेजता था, लेकिन वो पैसे कहाँ जाते थे मैं नहीं जानता। कुछ ही महीने हुए थे कि मैंने दुबई में एक कंपनी में अच्छी नौकरी शुरू कर दी थी। तनख्वाह का मसला तो हल हुआ, लेकिन इतने ही खर्चे भी बढ़ गए। गलती ये की कि घर पर बता दिया कि मेरी नौकरी अच्छी लग गई है और वहां तनख्वाह भी ज्यादा है। अब अम्मा को तो और पैसे चाहिए थे। मैं जानता था कि ये मेरे बहन भाई हैं जो अम्मा के जरिए अपनी ख्वाहिशें मुझ तक पहुंचाते हैं। नाचार मुझे ये सब मानना पड़ता था। मेरे पास 1 रुपया भी जमा नहीं हो पाया था। अब अम्मा ने कहा था कि भाई को कारोबार करना है और अब्बा का ऑपरेशन भी है। अब मैं इतने पैसे कहां से लाता, बहन की शादी भी करवानी थी। उन्हीं दिनों में सोच रहा था कि कोई और नौकरी ढूंढूं जहां काफी ज्यादा पैसा हो। मैंने अपनी कंपनी में काम करने वाले दूसरे लोगों से भी इस बारे में बात की और उनसे कहा कि अगर कहीं कोई और अच्छी नौकरी हो तो मुझे बताना, मैं 2 टाइम नौकरी कर लूंगा, बस किसी भी तरह से पैसे जमा करने हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरा इरादा था कि मुझे कोई भी काम मिलेगा तो मैं फौरन से कर लूंगा और जितनी जल्दी हो सके पैसे जमा करके
अम्मा को भिजवा दूं ताकि वो अब्बा का ऑपरेशन करवा लें। हालांकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अब्बा का बरवक्त ऑपरेशन करवाया जाएगा। मुझे डर भी लग रहा था कि मेरी मेहनत के पैसे कहीं और ना उड़ा दिए जाएं। एक दिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि मैं जिस शेख के यहाँ काम करता हूँ उसे एक लड़के की जरूरत है, तुम कल इसके पास चले जाना, वो तुम्हें काम समझा देगा, अच्छे खासे पैसे भी देगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। अगले दिन सबसे पहले मैं इस शेख के पास गया और कहा कि मैं काम के लिए आया हूँ, मैंने सुना है कि अब किसी लड़के को कामकाज के लिए ढूंढ रहे हैं। शेख ने मुझसे कहा कि हाँ मैं ढूंढ तो रहा हूं, लेकिन किसी काबिल भरोसा लड़के को, अगर तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे और अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा और तुम्हारी मदद भी करता रहूंगा, रहाइश का बंदोबस्त भी मेरे यहाँ ही होगा। बोलो क्या तुम भरोसे के काबिल हो? मैंने कहा आप आजमा कर देख लीजिए। इस वक्त मुझे काम की शदीद जरूरत थी, इसलिए मैं हर शर्त मानने को तैयार था और ये तो मुझे रहने की जगह भी दे रहा था। अच्छा था मुझे अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ रहना ना पड़ता, वरना वहां रहना बहुत मुश्किल था। मैंने शेख को झटहा कर दी और अगले दिन ही अपना सामान लेकर इस शेख के साथ इसके घर आ गया। इसने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी बीवी का ध्यान रखना होगा, वो माजूर है, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना, किसी चीज की कमी मत होने देना। अगर मुझे शिकायत मिली तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ मैं तुम्हें सजा भी दूंगा। मैंने शेख से कहा कि मेरा वादा है, आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो मुतमईन होकर चला गया। इसने बताया कि वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन फोन पर वो मुझसे राब्ते में रहेगा। इसे इसी वक्त निकलना था। मैं शेख के इस आलीशान घर में खड़े हैरत से देख रहा था। इतना आलीशान घर तो मैंने पूरे दुबई में कहीं नहीं देखा था। काश मेरे पास भी इतना बड़ा घर होता और इतने पैसे होते, लेकिन मैं तो एक छोटे से गांव का रहने वाला था और बहुत ही गरीब था। मेरे अब्बा मोची का काम करते थे। जब मैं छोटा था तो अब्बा से कहता था मैं बड़े होकर आपका हाथ बटाऊंगा, लेकिन अब्बा कहते कि तो पढ़ाई कर, मैं नहीं चाहता कि तो भी बड़ा होकर मोची बने। तो देख रहा है न कि हमारे घर के हालात कितने मुश्किल हैं। आजकल मोची का काम अच्छा नहीं चलता और ना ही इस काम में कोई पैसे हैं। मुझे और कोई कामकाज करना नहीं आता, इसलिए जैसे तैसे करके यही काम कर रहा हूं। मगर मैं चाहता हूं कि तो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने और अच्छी जगह नौकरी करे। अब्बा की ख्वाहिश पर मैंने स्कूल में हमेशा अव्वल आना शुरू कर दिया। अब्बा मुझसे हमेशा खुश रहते थे। मेरे 6 बहन भाई और भी थे, लेकिन उनमें से 3 की मौत हो गई। बहुत बचपन में ही गांव में एक बीमारी फैली थी जिसकी लपेट में मेरे तीनों बहन भाई भी अगी और उन तीनों की मौत हो गई। अब हम 4 बहन भाई ही बच्चे थे। अम्मा मेरे छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो हद से ज्यादा लाडला था और बिगड़ा हुआ भी। अब्बा अक्सर अम्मा से कहते थे कि तुम्हारा प्यार इसको बिगाड़ रहा है, इसलिए इसकी हर बात पर हाँ किया करो, आगे जाकर जिंदगी में इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अम्मा हमेशा अब्बा की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती और बोलती कि नहीं, ये मेरा लाडला बेटा है और अभी छोटा है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करें, देखना बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेगा। अम्मा भाई से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमेशा मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाती रहती थी। अगर कभी मैं किसी चीज के लिए जिद करने लगता तो कहती कि नहीं तुम बड़े हो, तुम अगर जिद करोगे तो तुम्हारे छोटे बहन भाई भी जिद करेंगे। और जिस चीज को मैं पसंद करता था वो मेरे छोटे भाई को लेकर दे देती थी। मैं इस नाइंसाफी पर अक्सर अफसुर्दा हो जाता और अब्बा के पास जाकर छप जाता। अब्बा भी जानते थे कि मेरे साथ ज्यादती होती है, लेकिन अम्मा किसी की सुनती ही नहीं थी। उन्हें मेरे छोटे बहन भाइयों से बहुत प्यार था। मैं अब्बा की बहुत करीब था और उनकी मुश्किलात को भी बहुत ही करीब से देखा था। मैंने हमेशा दिल में सोचता था कि बड़े होकर अब्बा का हाथ बटाऊंगा और उनकी मुश्किलात वो कम करूंगा। जब मैंने मैट्रिक किया तो अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम शहर के कॉलेज में जाकर पढ़ाई शुरू कर दो, लेकिन शहर जाकर वहां हॉस्टल वगैरह का खर्चा करना हमारे बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने बहुत ही नरमी से अब्बा को समझाया और इस बात से इनकार कर दिया। अब्बा से मैंने कहा कि मैं किसी जगह नौकरी कर लूंगा, अब परेशान मत हूं, मोची का काम नहीं करूंगा, मगर जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे तब तक मैं शहर जाकर पढ़ नहीं सकता। अब्बा भी मेरी बात को समझ गए। मैंने गांव के करीबी एक कस्बे में नौकरी करना शुरू कर दी। ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन घर के खर्चे में अब्बा का हाथ आराम से बटा पा रहा था। उन्हीं दिनों मुझे एक लड़के ने बताया कि बहुत से लोग मुल्क से बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं
اور اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ باہر کا نام سن کر تو میری آنکھیں چمک گئیں۔ آدھے سے زیادہ لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہی ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ وہ باہر جا کر بس جائیں اور وہاں جا کر خوب پیسے کمائیں، مگر حقیقت سے انجان ہوتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھا تھا کہ باہر جا کر خوب پیسہ کما پاؤں گا۔ اماں کو جب میں نے اس بارے میں بتایا تو اماں بھی خوش ہو گئی اور روزانہ مجھ سے پوچھتی کہ تو کب باہر جا رہا ہے، مگر میں اماں سے کہتا کہ باہر جانا اتنا اسے نہیں ہے، اس میں کافی پیسہ لگے گا۔ ابا نے مجھے سمجھایا کہ ایسے مت کرو، اپنے ملک میں ہی رہو، وہاں تمہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو تم کیا کرو گے؟ لیکن اماں نے کہا کہ ایسی باتیں مت کرے، بہت سے لڑکے باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں اور اچھے پیسے گھروں پر بھیجتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے گاؤں میں پہلے ایک عورت رہتی تھی، اس کا بیٹا بھی باہر ملک گیا تھا اور وہاں سے اتنا زیادہ پیسہ بھیجتا تھا کہ انہوں نے شہر میں بڑا سا گھر بنا لیا۔ ابا نے کہا کہ تم شاید یہ بھول گئی ہو کہ اس کا بیٹا وہاں پر کس حال میں رہ رہا تھا۔ جب وہ واپس آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی، انہیں صرف اس کے پیسے سے مطلب رہ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کی زندگی اس سب کے پیچھے خراب ہو جائے۔ اماں ابا کی بحث سے میں اکتا گیا اور چھت پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ باہر جا کر کام کروں، یہاں رہ کر تو مجھے زیادہ اچھے پیسے نہیں مل رہے تھے، شاید باہر مجھے اچھے پیسے مل جائیں۔ میں نے کچھ لڑکوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی اور ان سے معلومات لینے لگا کہ باہر جا کر کس طرح سے رہا جائے گا اور کیا انتظامات کرنے ہوں گے۔ اس میں اچھا خاصا پیسہ لگ رہا تھا۔ اماں نے ادھر لوگوں سے قرضہ لیا اور اپنا زیور بیچ دیا اور یوں پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ پاسپورٹ ویزا وغیرہ کا جھنجھٹ ختم ہوا تو اماں بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے کہتی کہ اب تم باہر جاؤ اور وہاں جا کر خوب سارے پیسے کما کر ہمیں بھیجنا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب لوگوں کو ہر مہینے پیسے بھیجوں گا، لیکن ابا اس سب سے خوش نہیں تھے۔ جس دن میں دبئی پہنچا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد پیسے ہی پیسے ہیں۔ وہاں ٹیکسی والے سے بات چیت کی تب مجھے پتا چلا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہاں لوگ کام کرنے کے لیے مارے پھرتے ہیں، بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں تو بنا نوکری کنفرمیشن کے ہی یہاں پر اگا تھا۔ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میری نوکری لگی ہے یہ نہیں، سب نے یہی کہا تھا کہ جاؤ گے تو فوراً سے نوکری لگ جائے گی، لیکن ایک مہینہ میں یہاں پر خار ہوتا رہا تھا، پھر بہت مشکل سے میری نوکری لگی تھی۔ اس وقت تک میں کبھی فٹ پاتھ پر سوتا تو کبھی بے گھر لوگوں کی پناہ گاہوں میں کیا کرتا اور کوئی چارہ بھی نہیں بچا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں یہاں آ کر پستا رہا تھا اپنے گھر پر۔ میں یہی کہتا کہ ابھی نوکری نہیں ملی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں بے گھر ہوں، مگر پیچھے سے اماں کہتی ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اتنے پیسے دے کر تجھے بھیجا ہے تو ہم سے جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ تیری نیت بدل گئی ہے، ہمیں جلد سے جلد پیسے بھیج۔ میں اماں کو کیسے یقین دلاتا کہ میں یہاں پر خود خار ہو رہا ہوں؟ پھر اللہ کر کے میری نوکری لگی تو میں نے پہلی تنخواہ گھر بھجوائی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں اپنے لیے پیسے بچا ہی نہیں پاتا تھا، سب پیسے گھر بھیج دیتا، کبھی بھائی کوئی فرمائش کر دیتا تو کبھی بہن۔ اتنے سالوں میں بھائی کہیں باہر کاروبار کی کوشش کر چکا تھا اور اسی بہانے مجھ سے پیسے مانگتا تھا۔ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں بتایا کہ مجھ سے لے کے پیسوں کو وہ کاروبار کے بہانے کہاں لگاتا ہے، ہمیشہ کہتا تھا کہ اس کو نقصان ہو گیا ہے اور دوبارہ پیسے چاہیے۔ ایک دن تو میں نے غصے میں منع ہی کر دیا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ تو ہوتا کون ہے منع کرنے والا، میں نے اپنے زیور بیچ کر تجھے وہاں بھجوایا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں ان زیورات کے پیسے آپ کو پہلے ہی بھیج چکا ہوں اور اپنے ان سے بھی زیادہ مہنگے زیورات خرید لیے ہیں، اب آپ مجھے اس بات کا تانا ماریں گی؟ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، مگر کوئی میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا، اور قسمت نے مجھے یہاں اس شیخ کے گھر میں لا کھڑا کیا تھا۔ ابھی میں کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا کہ تبھی وہاں ایک ملازم آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے اپنا نام بتایا کہ میرا نام ظفر ہے اور مجھے شیخ نے یہاں کام کے لیے رکھا ہے۔ وہ مجھے ساتھ لیے ایک کمرے میں چلا گیا اور کہنے لگا کہ یہاں مالکن رہتی ہیں شیخ کی بیوی، تمہیں ان کی خدمت کرنی ہے، وہ معذور ہیں، خود سے چل پھر نہیں سکتی، بہت سے کاموں میں انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، باقی ان کے ذاتی کاموں کے لیے ایک اور ملازمہ ہے یہاں پر موجود ہے۔ میں سمجھ گیا اور چپ چاپ اس کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس ملازم نے ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ خود اندر نہ بلائیں تب تک میں اندر نہ جاؤں، میرا کام چپ چاپ اس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اندر موجود عورت کی آواز کا انتظار کرنا تھا۔ اسے کبھی باہر ٹہلنے کے لیے جانا ہوتا
तो उसकी व्हील चेयर घसीट कर बाहर लेकर जाना मेरा ही काम था। थोड़ी देर बाद इसने मुझे ओज़ दी और कहा कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे खिली हुआ में सांस लेना है। मैं इसे लिए गार्डन में आ गया और इसे पूरे गार्डन में घुमाने लगा। अगले दिन शेख आ गया। इसने मुझसे कहा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुमसे खुश हूं और ढेर सारे पैसे भी दिए। मैंने झट से इस पैसे को पाकिस्तान में अपने घर भिजवा दिया ताकि अब्बा का ऑपरेशन शुरू करवाया जा सके, और अम्मा को सख्ती से हिदायत की कि उन पैसों से अब्बा का ही ऑपरेशन करवाना है। भाई के लिए मैं पैसे अलग से भेज दूंगा। मैंने साथ में ही अपने एक दोस्त को भी हिदायत कर दी थी जो मेरे गांव में ही रहता था कि मैंने अपने घर वालों को पैसे भिजवाए हैं, तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि मेरे घर वाले अब्बा का ऑपरेशन करवाएं। इसने मुझसे वादा किया था कि वो ये काम कर देगा। मुझे इस पर पूरा भरोसा था और मैं ये भी जानता था कि अगर वो अब्बा के इलाज का ध्यान रखेगा तो अम्मा उन पैसों को भाई के फालतू के खर्चों में ज़ाय नहीं करेंगी। उधर मैं मुतमईन सा शेख के घर काम कर रहा था। शेख ने मुझे फी अलहाल तो 2 महीने काम पर रखा था। उसकी बीवी का रवैया बहुत ही अजीब था, यूं लगता था दोनों में कभी बनती ही नहीं है। मैंने कभी भी शेख को उसके करीब रहते ऐसे बात करते नहीं देखा था। वो भी शेख का जिक्र नहीं करती थी, बस खामोश रहती थी और चुपचाप दीवारों को घूरती रहती थी। यूं लगता था जैसे यहाँ पर कैदी हो। इस घर में किसी का ज्यादा आना जाना भी नहीं था, सिर्फ मुलाजिम होते थे। शेख भी कभी कभी आता था, ज्यादातर वो अपने बिजनेस वगैरह के लिए शहर से बाहर ही रहता था। वो दुबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस दूसरे मुल्कों में भी फैला हुआ था। मैंने सुन रखा था कि वो बहुत ही जालिम शख्स है, लेकिन मेरे साथ तो वो बहुत अच्छा था। वहां पर काम करने वाले एक मुलाजिम ने एक दिन मुझसे कहा कि कभी भी कोई गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने गलती की तो शेख तुम्हें कभी भी मुआफ नहीं करेगा। जितना वो अच्छा नजर आता है इससे कई गन्ना ज्यादा वो बुरा है। जरा जरा सी गलती की वो इतनी भयानक सजाएं देता है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसकी बातें मुझे डराने के लिए काफी थी, लेकिन आज तक तो कभी भी शेख ने मुझे कुछ नहीं कहा था। वो हमेशा मुझसे मुस्करा कर बात करता था। एक दिन उसने अपने घर में बहुत बड़ी दावत रखी और मुझसे कहा कि तुम पूरा वक्त ध्यान रखना कि मेरी बीवी कमरे से बाहर ना निकले। अगर वो तुमसे बोले भी तो तुम उसे कमरे से बाहर मत लेकर आना, क्योंकि मेहमानों के सामने आकर वो घबरा जाती है। मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई मसला हो। मैंने शेख की बात समझकर सर हिला दिया और उसकी बीवी के कमरे में बाहर खड़ा हो गया। इसकी बीवी ने कई बार मुझसे कहा कि मुझे बाहर लेकर जाओ, यहां मेरा दम घट रहा है, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया और कहा कि शेख ने सख्ती से हिदायत की है कि आपको बाहर ना ले जाया जाए। जब मेहमान चले जाएंगे इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो अफसरदा होकर रह गई। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मेरी नौकरी का सवाल था और शेख का हुक्म ना मानता और उसकी बीवी को बाहर ले जाता तो शेख सबके सामने ही मुझे भयानक सजा दे देता। इसलिए मैंने किसी न किसी तरह इसकी बीवी को समझा बुझा दिया कि अभी अंदर रहे, जब मेहमान जाएंगे तब ही बाहर ले जा सकूंगा। अगले दिन जब मैं काम पर आया तो देखा इस औरत के चेहरे पर बहुत से निशानात थे। मैंने इससे पूछा कि ये किस चीज के निशान हैं, क्या तुम्हें चोट लगी है? तो वो आसिता से सर हिलाकर रह गई। वो मुझे मामूल से ज्यादा चुप चुप लग रही थी, मगर मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए और अपने काम में लग गया। मुझे शेख के घर काम करते हुए कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन उसकी बीवी मुझसे कहने लगी कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने इससे कहा कि तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम शेख से कहो। मगर वो फौरन से घबरा गई और मुझसे कहने लगी कि नहीं नहीं, शेख से कुछ मत कहना, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बता दो। उसके रवैये पर मैं हैरान हुआ और इससे पूछा कि ऐसा क्यों, मैं शेख से क्यों ना कहूं? उसने मुझे बताया कि वो शेख बहुत ही जालिम इंसान है और मुझे बहुत मारता है। तुम मुझे यहाँ से निकाल लो, इसके जुल्म से बचा लो। वो रोते हुए मेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी, मगर मैं हैरान होने लगा। मैंने इससे कहा कि वो तो तुम्हारा शौहर है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और मैंने तो उसे कभी भी तुम्हें हाथ लगाते नहीं देखा, आखिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? इस औरत ने कहा कि तुम्हें भी यही लगता है ना? वो सबसे झूठ बोलता है कि वो मेरा शौहर है। दरअसल उसने जबरदस्ती मुझे यहाँ रखा हुआ है, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। वो बहुत ही जालिम
ہے, लोगों के सामने मेरे पास नहीं आता, लेकिन बाद में आकर मुझे खूब मारता है। न जाने इसे मुझसे क्या मसला है। मेरे उगे पीछे ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। यहाँ सारे मुलाजिम इस बात को जानते हैं कि ये मेरा शौहर नहीं है, बस अपनी जबान पर ये बात लाने से डरते हैं। मैं पाकिस्तान से यहाँ काम ढूंढने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मैं फंस जाऊंगी। एजेंट ने मुझे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यहाँ पहुँचाया था। यहाँ आकर मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था। हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं पुलिस ना पहुँच जाए और मुझे पकड़कर जेल में ना डाल दे। फिर किसी आदमी से मुझे इस शेख के बारे में पता चला जो लोग दूसरे मुल्कों से गैर कानूनी तौर पर दुबई आते हैं। ये उनकी मदद करता है, बल्कि मदद के बहाने उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है। इसने मेरे कानूनी मसाइल हल किए और उसके बाद जबरदस्ती अपने यहाँ काम करने के लिए कहा। ये अपने कारोबारी आदमियों के सामने मुझे पेश करता था। मुझे इस काम से घन आती थी। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे खूब मारा पीटा। एक दिन में इसके घर से भाग निकली और भागते भागते बीच सड़क में मेरी टुकर एक गाड़ी से हो गई और इसी हादसे में मैंने अपनी दोनों टांगें खो दी। जब शेख को पता चला कि मैं इसके घर से भाग गई हूं तो उसने फौरन अपने बंदों को भेजा और मुझे वापस घर बुलवा लिया। यही मेरा इलाज करवाया और एक कमरे में कैद करके रख दिया। इसे पसंद नहीं है कि कोई इसके सामने किसी भी बात से इनकार करे, इसलिए इसने मुझे सजा के तौर पर यहाँ रख लिया है। लोगों को लगता है कि वो मेरा ख्याल रखने के लिए मुलाजमों को तनख्वाह देता है, दर हकीकत वो मुझ पर नजर रखने के लिए ऐसा करता है। सबको यही कहता है कि मैं इसकी बीवी हूँ, हकीकत में मेरा इससे कोई भी रिश्ता नहीं है, बस उसने जबरदस्ती रखा हुआ है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। अब मैं इसे यहाँ से कैसे निकालता, कोई तरीका नहीं था। मुझे हर हाल में उसने निकालना था। वो मेरी हमवतन थी और बहुत ही बुरे हाल में थी। मैंने इससे वादा किया कि मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। अगले कई दिन तक मैं इसी बारे में सोचता रहा। फिर मुझे किसी ने बताया कि मुझे अदालत जाना चाहिए, वहां जाऊंगा तो जरूर बात बनेगी और ये शेख कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए और चुपके से अदालत चला। आलिफ जब केस चला तो शेख को मुजरिम करार पाया गया और मुझे और इस औरत को अदालत ने बाहिफाजत यहां से वापस पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी। मैं खुशी खुशी इस औरत के लिए पाकिस्तान वापस आ गया। जब मेरे घर वालों ने मुझे देखा कि मैं किसी औरत के साथ आया हूं तो मेरी अम्मा ने खूब शोर मचाया कि तुमने हमारे पीठ पीछे एक औरत से शादी कर ली है और हमें बताया ही नहीं, मुझे कुछ बात कहने का मौका ही नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आलिफ क्यों ना मैं वाकई में इससे शादी कर लूं। जैसे भी मैंने अपने घर वालों के लिए अपना सारा अरूम तज दिया था, अब मेरी बारी थी कि मैं अरूम व सुकून से रहूं। और वो औरत भी बहुत ही मुश्किल सी जिंदगी जी रही थी। वो माजूर थी, यहाँ कोई इससे कबूल न करता। जो मैंने एक छोटी सी तकरीब से निकाह कर दिया, अम्मा को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर अब्बा ने मेरे फैसले को सराहा और कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अब मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में रहकर ही कमाऊंगा, चाहे पैसे कम हों या ज्यादा, मैं अरूम से गुजारा कर लूंगा। मेरे घर वाले बहरहाल मुझसे अब भी खुश नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हूं। जरूरी नहीं है कि बाहर की जिंदगी ऐशो अरूम की जिंदगी ही हो, बल्कि असल जिंदगी तो अपनों के साथ में होती है। जहां आपको दिली और जहनी सुकून मिले वही आपकी असल जिंदगी होती है। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबक उम्विज़ वाक़यात और कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।